हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है उसको। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो प्रार्थना समाज है उसके बारे में। तो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना हमने आपको बताई थी कि 1876 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कहाँ पर हुई थी, तो उसकी जो स्थापना है वो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसके बाद हमने आपको बताया था इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। जो केशव चंद्र सेन है उनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो प्रार्थना समाज है उसके क्या क्या योगदान है। 1869 में जो प्रार्थना समाज है इससे महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े थे और इन्होंने प्रार्थना जो समाज है उसके लिए सर्वाधिक प्रचार प्रसार भी किया था। जो प्रार्थना समाज के लोग थे वो एकेश्वरवादी थे, स्त्री शिक्षा में विश्वास रखते थे और जो बाल विवाह है उसके विरोधी थे, बहु विवाह के विरोधी थे, जात पात के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के वे समर्थक थे। जो महादेव गोविंद रानाडे हैं वो पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने जो विधवाओं के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके बाद हमने आपको बताया था हमारी लास्ट क्लास में जो अलीगढ़ आंदोलन है उसके प्रणेता सर सैयद अहमद खां थे, जिनका क्या उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समाज है उसमें व्याप्त जो बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता हैं, उनको समाप्त करना। जो सर सैयद अहमद खां थे वो शुरुआत में तो जो हिंदू और मुस्लिम हैं दोनों के लिए समान सोच रखते थे, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके ये वचन भी थे कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आँखें हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके जो विचार थे वो बदल गए थे और उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन है उसमें जो अंग्रेज हैं उनके सहयोग से जो मुस्लिम समाज है उसमें व्याप्त जो बुराइयां हैं वो उनको समाप्त करना चाहते थे। 1888 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, तो वो नहीं चाहते थे कि ये अधिवेशन इलाहाबाद में हो। उन्होंने कुछ स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनकी भी स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में जो सर सैयद अहमद खां थे इन्होंने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। इसके बाद में इन्होंने 1888 ईस्वी में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और फिर इसके बाद में आता है 1879 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्य समाज। जो आर्य समाज है उसके संस्थापक हमने आपको बताए थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इसकी जो स्थापना है वो कौन से सन में हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई। कहाँ? मुंबई, जिसको पहले बम्बई के नाम से जानते थे। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती से ही हमारी जो क्लास है उस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था? इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनके गुरु कौन थे? इनके दो गुरु थे, पहले थे पूर्णानंद और दूसरे थे बिरजानंद। जो पूर्णानंद थे इन्होंने ही जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो उनको स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम क्या था? मूल शंकर। तो इनको जो स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? इनके गुरु पूर्णानंद ने दी थी। और जो बिरजानंद थे ये क्या, कौन थे? अंधे थे। समझ में आया? जो बिरजानंद थे इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के, ये कैसे थे? तो ये अंधे थे। इसके बाद आता है हमारा आर्य समाज। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। इस कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। इसका मुख्यालय
कहाँ था? तो 1877 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में बनाया गया था। इसके बाद देखिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके क्या विचार थे। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो बिना अंग्रेज़ों की और अंग्रेजी सहायता के भारतीय धर्म और समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं उनको वो दूर करना चाहते थे। क्या चाहते थे? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो चाहते थे कि भारतीय समाज में और भारतीय धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको वो बिना अंग्रेज़ों के और बिना अंग्रेजी की सहायता के भारतीय धर्म और समाज इसमें जो व्याप्त बुराइयां थीं उनको दूर करना चाहते थे। इसके बाद में उन्होंने वेदों की ओर लौटो, क्या आंदोलन चलाया था? वेदों की ओर लौटो या शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जिसको जानते हैं। तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो या शुद्धि आंदोलन था वो उसको चलाया था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनको इसी विरोध के कारण जो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं? तो किसके नाम से जानते हैं? मार्टिन लूथर किंग के नाम से इनको जानते हैं। आगे आता है, देखो इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे। तो इन्होंने कहा था कि सत्य वेदों में निहित है। सत्य कहाँ निहित है? वेदों में निहित है। दूसरा, इन्होंने अवतारवाद एवं जो धार्मिक यात्रा हैं उनका विरोध किया था। इसके बाद इन्होंने जो स्त्री शिक्षा है उसमें इनका पूर्ण विश्वास था। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने जो बाल विवाह है, बहु विवाह है, इसका विरोध किया था। और नंबर 6, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा है उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। अब आते हैं हमारे राजनीतिक विचार। इनके राजनीतिक विचार क्या थे? इन्होंने कहा था कि भारत है वो भारतीय लोगों के लिए है। क्या कहा था? इनके क्या विचार थे? भारत भारतीय लोगों के लिए है। दूसरा था हमारा स्वराज्य शब्द का इन्होंने जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आया? इसके बाद में तीसरा है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का भी विचार किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे देखिए, जो आर्य समाज है, आर्य समाज को अशांति का जनक भी कहा जाता है क्योंकि आर्य समाज का जो सर्वाधिक योगदान था वो किस क्षेत्र में था? शिक्षा के क्षेत्र में था। किसके क्षेत्र में था? शिक्षा के क्षेत्र में था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? कब हुई थी दयानंद सरस्वती की मृत्यु? तो वो हुई थी 1883 ईस्वी में। आगे आता है आर्य समाज में फिर मतभेद हो गए थे। जब आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में मतभेद स्टार्ट हो गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद में आर्य समाज में मतभेद हो गया था। लाला हंसराज जो कि अंग्रेजी के समर्थक थे, इन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था। DAV का मीन्स क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। आगे देखिए 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, इनका जो जन्म है वो कब होता है? 1863 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आगे देखिए, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1863 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे जो खेतड़ी के राजा थे। नरेंद्र नाथ, इनको स्वामी की उपाधि, विवेकानंद जी को जो स्वामी की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? तो खेतड़ी के राजा थे नरेंद्र नाथ, इन्होंने इनको स्वामी की उपाधि दी थी। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध संसद। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय 1893 ईस्वी में
जो शिकागो में पहली बार विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। किसने लिया था? जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में जब पहली बार विश्व धर्म संसद जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इनके क्या क्या विचार थे? तो इनके विचार थे मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और जीवम शिवम। क्या? जीवम शिवम, प्रत्येक जीव में शिव का वास होता है, ईश्वर रसोई में रहता है और जो मूर्ति पूजा है और अवतार का इन्होंने समर्थन किया था। इनकी संस्था कौन सी थी? रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। स्थान कहाँ था? कलकत्ता। और समय कितना था? 1897 ईस्वी। अब आगे देखिए, जो विवेकानंद जी हैं इन्होंने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ जाता है वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप इसको नोट कर लेना कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी डेट भी पूछ लेता है कभी कभी। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, अब आता है हमारा देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी। कौन कौन थे? रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी थे। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इस आंदोलन का भी यही उद्देश्य था कि बिना अंग्रेजी की सहायता के, सहयोग के, मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको कुरान और हदीस के माध्यम से दूर करना। मीन्स इनका भी यही मतलब था कि बिना अंग्रेजों के और अंग्रेजी सहायता के जो भारतीय समाज है, भारतीय धर्म है, उसमें व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको दूर करना। तो ये भी कुरान और हदीस के माध्यम से जो समाज है, मुस्लिम समाज, उसमें व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहते थे। इसके बाद आता है हमारा 1866 ईस्वी, 1866 ईस्वी। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर में एक स्कूल खोला था। समझ में आया? सहारनपुर में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही इन्होंने एक स्कूल खोला था। आगे देखिए, पारसी समाज सुधारक आंदोलन। जो पारसी समाज सुधारक आंदोलन है, इनकी जो संस्था थी, देखिए, रहनुमाई मजदायसन सभा। कौन सी थी? रहनुमाई मजदायसन सभा। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, R.K. कामा थे, S.S. बंगाली थे और नौरोजी फरदौन थे। जो पारसी समाज सुधारक थे, कौन सी संस्था थी? रहनुमाई मजदायसन सभा। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, R.K. कामा, S.S. बंगाली और नौरोजी फरदौन। इनका क्या उद्देश्य था? इनका भी उद्देश्य सेम ही है। मीन्स बस अपने अपने धर्म अलग हो गए हैं, जैसे कि मुस्लिम अलग हो गया, हिंदू अलग हो गया, पारसी अलग हो गया, तो सारे अपने अपने धर्मों के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इनका क्या उद्देश्य था कि पारसी जो समाज है उसमें जो शुद्धता को पुनः प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। उसमें भी जो व्याप्त बुराइयां हैं पारसी समाज में उनको दूर करना था। इनका जो समय है वो कितना है? 1851 ईस्वी। इनकी जो पत्रिका थी, जो दादा भाई नौरोजी है उनकी पत्रिका थी राफ्त गौफ्तार। कौन सी पत्रिका थी? राफ्त गौफ्तार नामक जो पत्रिका है उसका इन्होंने प्रकाशन किया था। और ये किस भाषा में थी? तो ये गुजराती भाषा में थी। क्वेश्चन आ जाता है राफ्त गौफ्तार नामक जो पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। आगे देखिए, जो समाज सुधार के विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि सती प्रथा। जो सती प्रथा है, राजा राममोहन राय के सहयोग से जो विलियम बेंटिंक थे अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा को बंगाल में क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया था। हमने आपको पढ़ाया था ना, हमारी लास्ट जो क्लासें हुई हैं उसमें, कि विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय थे उनके सहयोग से जो विलियम बेंटिंक है
उन्होंने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को इसको बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद में ये मद्रास और बम्बई में भी लागू हो गया था। कब? 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास में भी ये लागू हो गया था। इसके बाद आता है हमारा राधाकांत देव। इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। आगे देखिए, जो सती प्रथा है उसको नियम 17 से क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। किससे प्रतिबंधित कर दिया गया था? नियम 17 के तहत जो सती प्रथा है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। सती प्रथा का मीन्स तो आप जानते ही हो कि जब कोई आदमी की, पुरुष की, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो बीवी होती है, पत्नी होती है, उसको भी उसके साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो उसको नियम 17 के तहत क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। समझ में आया? आगे देखिए, जो ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, इन्हीं के समय में कर्नल स्लीमेन, एक कर्नल थे अंग्रेज अधिकारी कर्नल स्लीमेन, इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठगी प्रथा वैसे तो समाप्त हो गई, लेकिन वर्तमान समाज में भी ठगी प्रथा अब भी किसी ना किसी रूप में जारी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे जो एग्ज़ाम में जो सॉल्वर बैठाने के लिए जो ठगी करते हैं, या फिर मार्क्स बढ़वाने के लिए ठगी करते हैं, या फिर किसी से, मतलब हर एक, कोई भी हो, किसी भी धंधे में चले जाओ आप, उसमें एक ना एक ठग तो आपको ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपका काम मतलब एकदम हल्के 2 नंबर टाइप में, आप समझ रहे हो, ऐसे ठगी के जरिए करवा दें। कुछ पैसे उनको घूस दे दो और वो आपका काम करवा देंगे। समझ में आया? तो जो ठगी प्रथा है वैसे तो समाप्त हो गई है, लेकिन किसी ना किसी रूप में वर्तमान में आज भी जारी है। आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो ये सब किसका उदाहरण है? ठगी प्रथा का। आगे आता है हमारी दास प्रथा। जो दास प्रथा है, पहले क्या करते थे कि जो किसी जो जमींदार थे वो किसी के लिए पैसे दे देते थे और उसके बदले उसको काम करना होता था। तो उसकी कई पीढ़ियां गुजर जाती थी उनको, उनके यहाँ काम करते करते, लेकिन जो पैसा है उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी। तो जो दास प्रथा है इसको नंबर 5 के तहत लॉर्ड एलन बैरो, कौन थे? लॉर्ड एलन बैरो, इन्होंने 1843 ईस्वी में दास प्रथा थी, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया था। आगे आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया था। समझ में आया? जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? तो ये 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया था। इसके बाद देखिए 1800 कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये देखिए, जो 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, मीन्स जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो जो औरत विधवा हो जाती है वो अपन पुनर्विवाह कर सकती है। तो यह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी को पारित हुआ था। 1855 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रस्ताव बनाया था, हमने बताया था ना आपको। तो जो 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रस्ताव बनाया था। और जबकि ये लागू कब हुआ था? 1856 ईस्वी में जो ये अधिनियम पारित हो गया था। किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कब? 26 जुलाई 1856 ईस्वी को, जब लॉर्ड कैनिंग के समय जो विधवा पुनर्विवाह है ये प्रस्ताव पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये लॉर्ड डलहौजी ने तो ये प्रस्ताव रखा था। लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने तो प्रस्ताव बनाया था, लेकिन जो लॉर्ड कैनिंग थे इनके समय पर यह प्रस्ताव पारित हुआ था। समझ में आया? आगे आता है हमारा बाल विवाह।
पहले क्या करते थे लोग, जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी उनका विवाह कर देते थे। बहुत ही छोटे छोटे जो लड़कियां बच्चे होते थे उनका विवाह बचपन में ही कर दिया करते थे। तो 1860 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर थे, उनके प्रयासों से जो लड़की की विवाह की उम्र है वो कितनी निर्धारित की गई थी, 10 वर्ष निर्धारित की गई थी कि 10 वर्ष से पहले तो कोई भी अपनी लड़की का विवाह नहीं करेगा। समझ में आया? जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे, इनके प्रयासों से जो बाल विवाह है उस पर रोक लगाई गई थी और उसमें जो उम्र थी उसको कितना निर्धारित किया था, 10 वर्ष जो लड़की की विवाह की उम्र है वो निर्धारित की गई थी कि 10 वर्ष से पहले तो किसी भी लड़की का विवाह नहीं होगा। इससे आगे देखिए, जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं वो कहते हैं कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पर मेरे द्वारा बहुत सारा जो काम है वो किया जाना अभी बाकी है। समझ में आया? जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं वो क्या कहते थे कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस धरती पर बहुत सा काम है जो मेरे द्वारा किया जाना अभी बाकी है। इसके बाद देखिए, जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं इन्होंने 1978 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित किया था। कब किया था? 1978 ईस्वी में। इन जो बॉयज हैं उनके लिए इन्होंने जो उम्र है वो निर्धारित की थी 21 वर्ष, और गर्ल्स हैं उनके लिए जो उम्र है, जो सीमा है वो निर्धारित की थी 18 वर्ष। जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं ये स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, बाल विवाह के विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। इन्होंने जो 1872 ईस्वी में, कब, एक सेकेंड इसको आप नोट कर लीजिए, इन्होंने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, इसके तहत इन्होंने केशव चंद्र सेन है उनके प्रयासों से जो विवाह की उम्र थी वो कितनी कर दी गई थी। जो लड़के थे उनकी उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की जो उम्र है वो 14 वर्ष निर्धारित हो गई थी। और जब 1891 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और BM मालावारी, ये कौन थे? यह एक पारसी समाज सुधारक थे। इनके सहयोग से एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल पारित हुआ था, जिसमें जो लड़की है उसकी विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और जो BG तिलक हैं इन्होंने एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल का विरोध किया था, क्योंकि इनका क्या मानना था कि हमारे समाज में जो सुधार है उसका अधिकार सिर्फ हम भारतीय लोगों को ही है। और 1929 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से एक बार पुनः विवाह की जो उम्र है उसमें लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब आता है देखिए 1978 ईस्वी में जो बाल विवाह अधिनियम है ये पारित हो गया था। तो इसमें जो बॉयज की उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई थी, जबकि गर्ल्स की उम्र कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। समझ में आया? इसके बाद जो 1860 ईस्वी में फिर एक बार परिवर्तन हुए, तब कितनी उम्र थी? लड़की की उम्र 10 थी। 1872 में लड़की की उम्र 14 थी और लड़के की उम्र 18 थी। इसके बाद में जो 1829 ईस्वी में भी एक्ट पारित हुआ, तब उसमें जो लड़का है उसकी उम्र 18 थी और जो लड़की है उसकी उम्र 14 थी। ऐसे चलते चलते जो 2021 में, लास्ट 2021 में जो बॉयज है उसकी उम्र भी 21 वर्ष हो गई और गर्ल्स है उसकी उम्र भी 21 वर्ष हो गई। यह ऐसा हमारे संविधान में पहली बार हुआ है कि बॉयज और गर्ल्स इन दोनों की जो एज है वो सेम कर दी गई है। 2021 में जो विवाह अधिनियम है उसके तहत जो बॉयज है उसकी भी जो उम्र है वो भी 21 वर्ष है और जो लड़की है गर्ल्स है उसकी भी उम्र 21 वर्ष कर दी गई है। तो फ्रेंड्स
यहाँ तक हमारा जो सब प्रमुख समाज सुधारक थे वो सभी आज हमारे समाप्त होते हैं। कल से हम हमारी जो कला संस्कृति वाली जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। जो सभ्यता है, जैसे कि सैंधव सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा समझें, पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।